नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर 2021 और वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए ये हमारी बुक है। 4 बुक है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की। एक किताब आपके पेपर में 20 अंकों की आएगी। कितने अंकों की आएगी? 20 अंकों की आएगी। तो इस हिसाब से 80% आपके ये हो गए 4 बुक से, ठीक है। और 20 नंबर आपका 17 अंक रहेगा। इस प्रकार से 100% आपका पेपर हो गया। अब इस बुक से मैं आपको टिक मार्क करवाऊंगा प्रश्नों का, तो इसे लास्ट तक ध्यान से देखें। कक्षा 10 के प्रत्येक सब्जेक्ट आपको ऐसे ही टिक मार्क के रूप में मिलेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों में से इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो लास्ट तक इसे देखें और आप अपनी बुक ले लें और उसमें टिक मार्क करें। तो बहुत ही ध्यान से आप देखें। पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं भारत और समकालीन विश्व भाग 2। इसमें आपको 3 पाठ पढ़ने हैं। जो 70% सिलेबस है उसके हिसाब से मैं आपको टिक मार्क करवाऊंगा, तो इसे ध्यान से आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। तो आप देखें कि पहला यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें इस बुक में कौन कौन से प्रश्न हैं वो याद करने हैं। हो सकता है कि 10-15 मिनट का वीडियो बन जाए, लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। इसको अच्छे से आप समझें। कौन कौन से प्रश्न हैं वो पीछे के सालों में पूछे गए थे और कौन से हैं वो अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर 2021 और मेन परीक्षा 2022 में पूछे जाएंगे। तो निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी किस पर आपको लिखनी है? तो बहुत ही ध्यान से आप देखें। जुसेप्पे मैत्तिनी है, इस पर टिप्पणी 100% पूछी जाएगी। इसको अच्छे से आप तैयार करें। इसके अथवा में आ सकता है काउंट कैमिलो द काउर। ये जो आपको टिप्पणी है इन दोनों पर अच्छे से तैयार कर लेनी है। उसके बाद में ये जो देखो जर्मनी और इटली दोनों महत्वपूर्ण है, तो आपको जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए। तो जर्मनी का जो एकीकरण है वो आपको अच्छे से तैयार करना है। इस पहले पार्ट से ये जो 3 चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ उसको आप तैयार करें। भारत में राष्ट्रवाद, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। सविनय अवज्ञा की ओर देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, गांधी जी से संबंधित है। और इसमें आपको कौन कौन से प्रश्न पढ़ने हैं, आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या करने में आपको क्या पढ़ना है कि ये जो भारत के लोग रोलेक्ट एक्ट के विरोध में क्यों थे, काले कानून के विरोध में क्यों थे, और गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। तो आपको पता होगा चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, वहाँ से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला ले लिया था। अब देखो अखबार की रिपोर्ट लिखें। तो यहाँ आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ये अच्छे से याद रखना है। उसके बाद आप देखें कि जीविका अर्थव्यवस्था एवं समाज, इसमें आपको एक पाठ और देखना है। इसमें आपको कौन कौन से प्रश्न हैं वो देखने हैं। उनको आप अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 जो दिसंबर में होने वाली है और वार्षिक परीक्षा हमारी 2022 में, उसके लिए आपको अच्छे से आपको इन प्रश्नों को तैयार करना है। तो इसमें देखो निम्नलिखित के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो किस प्रकार से संक्षिप्त टिप्पणी लिखोगे आप? कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला, ठीक है। और दूसरा आप लिखोगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। इसको आप अच्छे से तैयार करना। एक ये 4 का प्रश्न, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाते हुए इतिहास के 2 उदाहरण दीजिए। उसके बाद देखो फिर से हम इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में आर्थिक विकास की समझ, इसमें आप देख सकते हैं कि आर्थिक विकास की जो समझ है, आप ध्यान रखें प्रत्येक सब्जेक्ट हमारा 20 नंबर का रहने वाला है। ये जो दे रखा है हमें बुक, ये 20 नंबर के, तो सभी बुकों की अच्छे से तैयारी करें। अब विकास में हमें कौन कौन से प्रश्न हैं वो देखने हैं। तो विकास में आपको जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ वो अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए अच्छे से तैयार करना है। अब देखो ये जो 2 का प्रश्न है इसके आप टिक मार्क कर लीजिए। निम्नलिखित में से पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है?
उसके बाद में आपको ये 5 का प्रश्न कि विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मानदंड से अलग है। फिर है प्रति व्यक्ति आय कम होने पर, देखो प्रति व्यक्ति आय कम होने पर केरल का मानव विकास क्रमांक हरियाणा से ऊंचा है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत है? इसकी आपको चर्चा करनी है। उसके बाद में आपको देखो, मैं ये प्रश्न आपको लगवा रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ, अर्धवार्षिक परीक्षा में इन्हीं में से आएंगे साथियों। 8 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वार्षिक परीक्षा में मुद्रा और शाख आपका पेज नंबर 38 से आपका ये शुरू होने वाला है। तो मुद्रा और शाख, इसमें ये जो पाठ दे रखा है मुद्रा और शाख का, इसको आप अच्छे से तैयार करें। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, मुद्रा और शाख महत्वपूर्ण पाठ है साथियों। इसमें आपको मैं टिक मार्क करवा देता हूं कि क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है। तो यहाँ 10 रुपये के नोट को आप देखिए, उसके ऊपर क्या लिखा है, इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं यह आपको। और ये गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह, इसके स्टार लगा लीजिए साथियों, ये आपके वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। उसके बाद आपका ये जो 8 का भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस प्रकार नजर रख सकता है, ये जरूरी क्यों है, और विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ये आपको याद रखना है आपके कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था, इसमें आपको क्या याद रखना है उसको आप समझे। वैश्वीकरण क्या है, महत्वपूर्ण तो यही है कि आपको पहला तो यही याद रखना है कि वैश्वीकरण क्या है, किसे कहते हैं वैश्वीकरण। तो पहला प्रश्न, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में आपको लिखना है। फिर है कि दूसरे देशों के बहुराष्ट्रीय कंपनियों किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, और वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन को अपने शब्दों में आपको व्याख्या करना है। तो ये जो प्रश्न है इनको आप अच्छे से तैयार करें। और मैं देखो दूसरी बुक से आपको मोटी मोटी चीज़ बता रहा हूँ, इन्हीं प्रश्नों को तो आप अच्छे से तैयार करना ही करना है। और उसके बाद हमने 2 बुक देख ली। तो देखो साथियों, इसी बुक में आर्थिक विकास की समझ, इसमें हमने 2 का पाठ नहीं देखा। तो 2 के पाठ को, जो हमारा पाठ का नाम आप देखें थोड़ा सा, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक, तो इसमें सही का चयन करें और इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का आधार का विभाजित कीजिए। और एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया के उत्पादन में क्षेत्र की गतिविधि क्या है, ये 2 प्रश्न याद रखने हैं। और उसके बाद में इसमें आपको ये 8 का प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेना। जीविका के लिए काम करने वाले अपने आसपास के वयस्कों के सभी कार्यों की लंबी सूची बनाइए। और एक ये प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसके स्टार लगा लीजिए, ये अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों में पूछी जाएगी। प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। एक खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में आपको विभेद करना है, अंतर करना है, ये अच्छे से आपको तैयार करना है। एक ये मनरेगा है, ये बार बार पूछा जाता है, मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। उसके बाद लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, इसमें लोकतांत्रिक राजनीति में आपको कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों को क्या क्या याद करना है। तो इसमें हमें 5 पाठ 70% सिलेबस के हिसाब से दिए गए हैं, उनको अच्छे से तैयार करना है। तो ध्यान से इसे आप देखें तो आप समझें कि पेज नंबर 10 पर आपको आना है और उसमें आपको ये पहला जो पाठ है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं और इन पर प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए, ये याद रखना है। उसके बाद आप देखें साथियों ये 2 का
कि भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 11 पर आपको ये 7 का प्रश्न याद करना है कि बेल्जियम और श्रीलंका की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करना है, तो इन पर आपको विचार करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा पाठ है संघवाद 2 का, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है संघवाद। प्रत्येक किताब की अपनी वैल्यू है, 20-20 नंबर की है। अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए मैं आपको टिक मार्क करवा रहा हूँ। तो ये पेज नंबर 27 पर आपको 2 का पाठ याद रखना है साथियों, 2 का प्रश्न कि विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देशों की अवस्थिति बताइए, उनके नक्शों के रंग भरे। 4 का आपको याद रखना है कि शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, ऐसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें। 5 का 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद में स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को आपको बताना है। फिर लोकतंत्र और विविधता, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो भी आप देख लें। अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए मैं टिक मार्क करवा रहा हूँ। पेज नंबर 37 पर आपको आना है। पहला प्रश्न आपको याद रखना है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा कीजिए। एक 3 का प्रश्न है कि सामाजिक विभाजन के किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, उदाहरण देकर आपको बताना है। और एक आपको 8 का प्रश्न याद करना है, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। फिर जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो आप देखें कि हमारे जो ये टिक मार्क करवा रहा हूँ, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। पेज नंबर आपको 55 पर आना है। इसमें हमें पहला प्रश्न याद रखना है साथियों कि जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है, वह कमजोर स्थिति में होती है। बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। एक 4 का 2 कारण बताइए कि सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। एक 8 का आपको याद रखना है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल और पंचायती राज संस्थाओं में, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में जन संघर्ष और आंदोलन, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है 70% सिलेबस के लिए, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए, राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। तो इस प्रश्न के आप साथियों स्टार लगा लीजिए। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं। फिर दबाव समूह क्या, कुछ उदाहरण बताइए। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, ये 5 का प्रश्न। 1 का, 4 का, 5 का और 6 का। जो संगठन विशेष सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक, वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने में गतिविधियां चलाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि हमारी बुक में 70% सिलेबस के हिसाब से राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए हमें इतनी चीज़ पढ़नी है। उसके बाद समकालीन भारत की अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें 1 से 5 तक पाठ इसमें पढ़ने हैं 70% सिलेबस के हिसाब से। अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न 100% पूछे जाएंगे उसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो 13 का पेज है, इसमें हमें ये 4 का प्रश्न याद रखना है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। उसके बाद में आपको पेज नंबर 14 पर आ जाना है कि लगभग 30 शब्दों में उत्तर देना है। तो इसमें पहला हमें याद रखना है साथियों कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसलें उगाई जाती है। उसके बाद में हमें 3 का कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। उसके बाद हमें वन्य जीव संसाधन जो हमारा 2 का पाठ है, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे पेज नंबर 24 पर। तो हमें देखो इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। और एक हमें 4 में ये देखो 30 शब्दों में देना, जैव विविधता क्या है, मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, 30 शब्दों में आपको उत्तर देना है। उसके बाद में 120 शब्दों में उत्तर देना आपको कि भारत के विभिन्न समुदायों के किस प्रकार वनों के वन्य जीव संरक्षण और रक्षण के योगदान किया, विस्तार पूर्वक आपको विवेचना करनी है। उसके बाद में 3 का पाठ है हमारा जल संसाधन, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी आप देख लें। तो पेज नंबर 35 पर आपको आना है, ये 2 का है
कि निम्नलिखित में से वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिए गए तर्क नहीं है। तो कौन सा तर्क नहीं है ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से 30 शब्दों में आपको उत्तर देना है कि व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है, ये याद रखना है। 120 शब्दों में आपको ये पहला वाला याद रखना है कि राजस्थान में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या आपको करनी है। उसके बाद में 4 का मरकशी है, तो इसमें क्या पढ़ना आपको अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिनमें एक फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। ठीक है, 30 शब्दों में हमें उत्तर देना है। पहला हमें याद करना है कि एक पेय फसल का नाम बताइए जिसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां विवरण दीजिए। 3 का सरकार द्वारा किसानों के हितों के लिए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाइए। 120 शब्दों में आपको देना है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। और 3 का आपको याद रखना है भारतीय कृषि के वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। खनिज और ऊर्जा संसाधन हमारा 5 का पाठ है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है मेन परीक्षा वार्षिक परीक्षा के लिए। तो पहला प्रश्न आपको पढ़ना है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से ये बनता है। उसके बाद में आपको याद रखना है खनिज क्या है, और 120 शब्दों में आपको उत्तर देना है कि भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। तो सामाजिक विज्ञान राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा वार्षिक परीक्षा दोनों में इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। और सब्जेक्ट भी मैंने करवा रखा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद साथियों।